वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस वाली वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं सर? इस वाली वीडियो के अंदर हमने अपना चैप्टर कंटिन्यू करा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने क्या करा है सर? फॉरेक्स के अंदर हमने क्वेश्चंस नंबर 1 to 20 डिस्कस कर लिए हैं अपने। पिछले मैंने यहाँ पे पार्ट 4 आपके लिए लास्ट जो मैंने पार्ट अपलोड किया था दैट वाज पार्ट 4। तो हमने पिछले 4 पार्ट्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 डिस्कस कर लिए हैं। इस वाले पार्ट के अंदर हम पार्ट नंबर 5 बना रहे हैं सर। और इस वाले पार्ट के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेके आपके 25 तक डिस्कस करने वाले हैं। तो वही हमारा 5 क्वेश्चंस का पैटर्न चल रहा है। हम 5-5 क्वेश्चंस करके डिस्कस करते जा रहे हैं। आप सबको क्या करना है सर? आप सबको अपने कॉन्सेप्ट नोट्स रिवाइज करने हैं, वीडियो की स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करनी है, जहाँ पे आप अटके उसको वहाँ पे स्लो डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए एंड दोबारा क्वेश्चंस को रिपीट करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। हमारा एम जो है, अगेन हमारा एम है कोई आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है जो डिफिकल्ट वाले हैं, ताकि हम एडजस्टमेंट्स वगैरह उनमें ढूंढ पाए। आइए चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चंस कहना चाह रहे हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्या कहना चाह रहा है? एन इंडियन इंपोर्टर हैज टू सेटल एन इंपोर्ट बिल ऑफ $1,30,000। द एक्सपोर्टर हैज गिवन द इंडियन इंपोर्टर टू ऑप्शंस। सबसे पहले द इंडियन इंपोर्टर हैज टू सेटल एन इंपोर्ट बिल ऑफ $1,30,000। मतलब कोई इंडियन इंपोर्टर है, उसको पेमेंट करना है बाहर। क्यों करना है? क्योंकि उसने कुछ मटेरियल इंपोर्ट करा है और उसको पेमेंट कितना करना है? $1,30,000 पेमेंट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब उसको $1,30,000 का पेमेंट करना है तो उसको क्या चाहिए होगा? बैंक के पास जाएगा डॉलर खरीदने। जब वो डॉलर खरीदने जाएगा तो बैंक क्या करेगा? डॉलर को सेल करेगा। तो बैंक जब डॉलर को सेल करेगा तो बैंक का आपका आस्क रेट लग जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा रेट लगेगा दैट इज आस्क रेट। अभी देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे आप स्पॉट रेट और 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट दे रखा है। क्वेश्चंस आगे पढ़ते हैं। इसके पास 2 ऑप्शंस है जो आपके एक्सपोर्टर ने दिया। एक्सपोर्टर कौन सा? फॉरेन एक्सपोर्टर ने दिया है। किसको दिया? हमारे इंडियन इंपोर्टर को दिया ऑप्शंस। 2 ऑप्शंस दिए हैं, देखते हैं क्या लिखा है। पहला ऑप्शन है पे इमीडिएटली विदाउट एनी इंटरेस्ट चार्जेस। अच्छा, इसके अंदर क्या बोलना चाह रहे हैं कि इमीडिएटली पे कर दो विदाउट एनी इंटरेस्ट चार्जेस। सेकंड ऑप्शन क्या है? पे आफ्टर 3 मंथ्स विद इंटरेस्ट 5% पर एनम। तो आपको एक सेकंड ऑप्शन है कि जिसमें आप आफ्टर 3 मंथ्स पेमेंट कर सकते हो, बट आपको जो है इंटरेस्ट लगेगा 5% पर एनम। द इम्पोर्टर्स बैंक चार्जेस 15% पर एनम ऑन ओवरड्राफ्ट। अच्छा, अगर आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जैसे क्या होता है बिजनेस के अंदर हम करंट अकाउंट ऑपरेट करते हैं, उसके अंदर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज होती हैं, तो उस पर जो हमारा इंडियन बैंक है वो आपका 15% पर एनम चार्ज कर रहा है। द एक्सचेंज रेट्स इन द मार्केट आर एज फॉलोज। स्पॉट रेट दे रखा है हमारे पास, 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट दे रखा है। द इम्पोर्टर सीक्स योर एडवाइस, गिव योर एडवाइस। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इसको ऑप्शन 1 एक्सरसाइज करना चाहिए या फिर ऑप्शन 2 एक्सरसाइज करना चाहिए? सबसे पहली बात, जब वो पे इमीडिएटली करेगा विदाउट एनी इंटरेस्ट चार्जेस, तो सबसे पहले हमें क्या होगा? $1,30,000 को हमें पे करना रहेगा। हम जाएंगे बैंक के पास, बैंक मुझे डॉलर दे दो, बैंक आपको डॉलर सेल कर देगा। तो बैंक जब डॉलर सेल करेगा एज ऑन डेट, मैं इमीडिएटली पे कर रहा हूँ, मतलब मेरा स्पॉट रेट लगने वाला है। और बैंक का जो आस्क रेट लगेगा दैट इज 48.36। तो $1,30,000 मल्टीप्लाई बाय 48.36, ये आपका आ गया 62,86,800। ये आपका रुपीज आ गया। ये हो गया एज ऑन डेट। अब जैसे ही मैं 62,86,800 रुपीज मुझे बैंक को पे करने पड़ेंगे, ताकि वो मुझे $1,30,000 दे दे। जब मैं बैंक को 62,86,800 रुपीज पे करने वाला हूँ, तो मैं अपना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज करूंगा, जिसकी वजह से मुझे 15% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज होने लग जाएगा। तो अगर मैं इस पे देखूं 62,86,800 पे 15% जो मेरा इंटरेस्ट है फॉर 3 मंथ्स, कितना आता है? इंटू 15% इंटू 3/12, ये आपका आता है 2,35,755। ऐड कर देंगे 62,86,800, तो आपका आंसर जो आएगा 65,22,555। तो अगेन फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर जो मुझे टोटल कॉस्ट पड़ने वाली है, इंपोर्टर को जो पड़ने वाली है 65,22,555 पड़ने वाली है। अब देखते हैं सेकंड वाले ऑप्शन में क्या है। वो बोल रहा है, सेकंड वाला ऑप्शन जो बोल रहा है कि पे आफ्टर 3 मंथ्स विद इंटरेस्ट एट दैट 5% पर एनम। ठीक है, अगर 5% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा आफ्टर 3 मंथ्स के लिए, तो दैट मीन्स $1,30,000 जो है वो तो आपके ओरिजिनल प्रिंसिपल हो गया। उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा? 5% लगेगा। कितने मंथ्स के लिए लगेगा? 3 मंथ्स के लिए लगेगा, इंटू 3/12। आपको मैं कैलकुलेशन भी इसकी दिखा देता हूँ। जो इसमें लगेगा आपको $1,30,000 इंटू क्या करेंगे? 5% करेंगे,
इंटू क्या करेंगे 3 डिवाइड बाई 12, आपका आता है 1625। 1625 का आपका डॉलर्स का क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो $1,30,000 को प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे, तो टोटल जो मुझे डॉलर का पेमेंट करना रहेगा आफ्टर 3 मंथ्स एक्सपोर्टर को $1,31,625 का पेमेंट करना रहेगा। अब ये तो हो गया डॉलर्स के अंदर। आईएनआर के अंदर कैसे निकालेंगे, आफ्टर 3 मंथ्स का मैं फॉरवर्ड रेट ले लेता हूँ, जो कि मेरा आज रेट है 48.83, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सीधा 48.83 से, देखते हैं मल्टीप्लाई 48.83, इसका जो टोटल कॉस्ट आ रहा है दैट इज 64,27,248.75, जिसको 249 भी बोल सकते हैं। अब बताइए किसके अंदर कॉस्ट कम आ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर 2 के अंदर कॉस्ट कम आ रहा है, 64 लाख इज लेस देन योर 65 लैक्स। तो मैं क्या करूंगा, आपको इंडियन इंपोर्टर को एडवाइस करूंगा कि आप सेकंड ऑप्शन पे जाइए, दैट इज पे आफ्टर 3 मंथ्स विद इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम। आंसर चेक कर लेते हैं सर, इंस्टीट्यूट का क्या है। इफ द इंपोर्टर पेज नाउ, तो जब वो पे करेगा तो उसको बाय करना पड़ेगा, यूएस डॉलर बाय करना पड़ेगा और अपनी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को यूज़ करना पड़ेगा। मैंने आपको सेम चीज़ बताई कि अपनी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को यूज़ करेगा, बट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए पहले हम उसका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। $1,30,000 इंटू आपका जो एक्सचेंज रेट है 48.36, आपका आस्क रेट है, स्पॉट रेट जो है ये स्पॉट रेट है, क्योंकि हम एज ऑन डेट की बात कर रहे हैं, ये आपका स्पॉट रेट है। तो 62,86,800 आया। उसके ऊपर 3 मंथ्स का हमने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जब यूज़ करी तो 15% पर एनम का आपका इंटरेस्ट रेट है, जो कि आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आया 2,35,755। तो आपका टोटल आ गया 65,22,555। हमने भी वही निकाला था 65,22,555। यहाँ पे भी 65,22,555 आ गया। नेक्स्ट क्या है, अगर नेक्स्ट ऑप्शन है इफ इंपोर्टर मेक्स पेमेंट आफ्टर 3 मंथ्स, तो उसको क्या रहेगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा 5% पर एनम पे, और उसका जो डॉलर्स का वैल्यू है $1,30,000 था प्रिंसिपल, 1625 का आपका इंटरेस्ट आया, $1,31,625, और जब इसको कन्वर्ट करेंगे आईएनआर के अंदर 48.83 का रेट लगाया है, 64,27,249, और आपका सिंस कैश आउटफ्लो इज लीस्ट इन ऑप्शन नंबर 2, इट शुड बी ऑप्टेड। 64,27,249, यही आंसर आया 64,27,249। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि कौन सा आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, हमने ऑप्शन 2 इसका आंसर निकाला। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22। कहना क्या चाह रहा है, DEF लिमिटेड हैज इंपोर्टेड गुड्स टू द एक्सटेंड ऑफ $1 करोड़। अच्छा, DEF लिमिटेड है, उसने इंपोर्ट करें गुड्स टू द एक्सटेंड ऑफ $1 करोड़। जब उसने गुड्स इंपोर्ट करें अगेन इसको भी सेम 1 करोड़ $US का पेमेंट करना है, मतलब क्वेश्चन नंबर 21 की तरह इसकी लाइन चल रही है, ठीक है। द पेमेंट टर्म्स आर 60 डेज, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट। अच्छा, इसके अंदर क्या बोलना चाह रहा है कि 60 डेज का आपका इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट है, तो आपका कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, आराम से 60 डेज के बाद आप पेमेंट करना, 60 डेज के अंदर कर देना, बाद में नहीं, बाद में करोगे तो आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा। देखते हैं आगे कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा। फॉर एडिशनल क्रेडिट ऑफ 30 डेज, 60 डेज से लेकर 90 डेज तक, मतलब एडिशनल 30 डेज के लिए आपका जो इंटरेस्ट चार्ज होगा दैट इज 7.75% पर एनम विल बी चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द बैंकर ऑफ DEF लिमिटेड हैज ऑफर्ड अ 30 डेज लोन एट द रेट ऑफ 9.5% पर एनम। तो जो बैंकर है DEF लिमिटेड का, उसने क्या रेट कोट करा है, 9.5% पर एनम का उसने लोन आपके लिए दिया है, ऑफर करा है उसने, ठीक है। देयर कोट फॉर एक्सचेंज रेट इज एज फॉलोज, क्या कोट है आपका, स्पॉट रेट है, स्पॉट रेट आपका है 62.5 का दे रखा है, 60 डेज का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है और 90 डेज का दे रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड बी बेटर, कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा, पे द सप्लायर ऑन 60th डे एंड अवेल द लोन फैसिलिटी ऑन फॉर 30 डेज, और अवेल द सप्लायर्स ऑफर ऑफ 90 डेज क्रेडिट। सबसे पहले मैं आपको सेकंड वाला दिखा देता हूँ। अगर सप्लायर ऑफर ऑफ 90 डेज क्रेडिट में अगर मैं लेता हूँ, तो अगर मुझे सप्लायर को 90 डेज के अंदर अगर पेमेंट करना है, दैट मीन्स मुझे क्या करना रहेगा, 60 डेज तक तो मेरा इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट है, उसके बाद नेक्स्ट 30 डेज के लिए मेरा जो रेट इंटरेस्ट चार्ज होगा 7.75% पर एनम होगा। तो मेरे जो US डॉलर है, 1 करोड़ का US डॉलर, 1 करोड़ 7.75%, और कितने डेज के लिए, 30 डेज के लिए, 30 डेज के लिए, जो कि आपका आता है 63,698.63। ये एक्चुअली मैंने डेज में निकाल दिया, आप इसको मंथ में भी कर सकते हैं, मैं मंथ में भी कर देता हूँ। 1 करोड़ इंटू 7.75% पर एनम डिवाइड बाई 12, जो कि आपका आएगा 64,583।
और आप इसमें ऐड कर देंगे आपका कितना यूएस डॉलर 1 करोड़ ऐड कर देंगे, 1 करोड़ ऐड कर दिया और मल्टीप्लाई करा कौन से 90 डेज के आपके फॉरवर्ड रेट से इंटू 63.45। आपका जो आंसर आएगा 63 लैक्स, 63 लैक्स से कितना है 4 5 6 7 63 करोड़, सॉरी 63 करोड़ 85,97,812। यही आंसर आएगा इसका। देख लेते हैं एक बार सेकंड वाले का। देखो ये है 63.86। तो 1 करोड़ का आपका जो है हमारा जो है पेबल था यूएस डॉलर्स, उसके अंदर हमने क्या करा 30 डेज के लिए 7.75% पर एनम से हमने क्या करा इस पे इंटरेस्ट ऐड कर दिया, जिसकी वजह से आपका टोटल आउटफ्लो आ गया। और हमने फॉरवर्ड रेट लगा दिया किसका 90 डेज बाद का 63.45 का, तो आपका 63.86 करोड़ आया, जिसको मैंने आपको वही लिखवाया था 63.86 ही आ गया, 63 करोड़ 85,97,812। इसको आपको 63.86 भी कर सकते हो, ठीक है। और आपका जो इंटरेस्ट था दैट इज अराउंड 64,583। यही यार था 64,583 को इन्होंने राउंडिंग ऑफ करा 64,6 कर दिया। दैट मीन्स इन्होंने क्या करा है, इन्होंने 1/12 ही करा है, मतलब 30 डेज को इन्होंने अज्यूम करा है 1 मंथ है। यहाँ पे इन्होंने इंटू 30 डिवाइड बाई 365 नहीं करा। इंस्टीट्यूट की यही आदत है सर, कभी डेज के अंदर मल्टीप्लाई करता है, कभी यहाँ पे मंथ्स के अंदर कर देता है। इंटू 1/12 करा इन्होंने यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे ऐसे वाले क्वेश्चंस के अंदर, आपको क्या करना है नोट लिख देना है। नोट लिख देना है क्वेश्चन के अंदर कि हमने अज्यूम करा है कि हम यहाँ पे मंथ्स के अंदर कैलकुलेशन कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिवली अगर आप इसके अंदर डेज के अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो आपका इंटरेस्ट ये आएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड वाला पार्ट बहुत ईजी था। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या कहना चाह रहा है, पे द सप्लाई 60th डे एंड अवेल द बैंक लोन फॉर 30 डेज। अगर 30 डेज के लिए मुझे बैंक लोन लेना है और पे करना है 60 डेज के अंदर, तो इसके अंदर मैं देखता हूँ अगर मैं 60th डे पे करूंगा तो मेरा जो रेट है 63.15 लगेगा। 60 डेज का फॉरवर्ड रेट मुझे दिया हुआ है और मुझे जो पेमेंट है 1 करोड़ की पेमेंट करनी यूएस डॉलर की। दैट मीन 63.15 रुपीज मेरे पास मुझे पे करने पड़ेंगे। 63.15 करोड़ रुपीस मुझे पे करने रहेंगे। कैसे निकाला मैंने, 1 करोड़ यूएस डॉलर मल्टीप्लाई बाय 63.15, तो 63.15 रुपीस करोड़ मुझे पे करने रहेंगे मुझे इंडियन बैंक को पे करने रहेंगे, ताकि मैं आपका 1 करोड़ यूएस डॉलर ले लूं और मैं आपको पे कर दूं किसको, आपके एक्सपोर्टर वाले को, जो इंडियन इंपोर्टर पे कर देगा एक्सपोर्टर को। इसके बाद मुझे 30 डेज के लिए लोन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास 63.15 करोड़ एज इट इज बैंक के अंदर तो नहीं रखे हुए हैं। मुझे बैंक के पास जाना पड़ेगा और बैंक के पास जाऊंगा तो 30 डेज का लोन लूंगा, तो इस पर मैं 9.5% पर एनम के अकॉर्डिंग 30 डेज का इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा 63.15 करोड़ पे आपका 9.5% पर एनम पे इंटू 1/12, मतलब 1 मंथ हो गया 30 डेज। अब देखो कितना इंटरेस्ट आ रहा है 63.15%, 63.15 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 9.5% इंटू 1/12, ये आपका है 0.4999, मतलब आपका कितना हो गया 0.5 करोड़। तो 0.5 करोड़ को मैं ऐड करता हूँ 63.15 करोड़ के अंदर, तो आपका आंसर जो आएगा 63.65 करोड़ आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यही आंसर होगा इसका फर्स्ट वाले का। 63.15 करोड़ आपका आया 60 डेज में। जब मैं फॉरवर्ड रेट लेके कैलकुलेशन करता हूँ, उसके बाद मैंने देखो वही करा है यूएस डॉलर 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 63.15। इसके बाद मैं क्या करूंगा, लोन लूंगा बैंक के पास जाके 9.5% पर एनम पे, जो कि 0.5 करोड़ आया। 63.65 करोड़ आपका टोटल आउटफ्लो आ गया। तो फर्स्ट वाले पार्ट में जब मैं 60 डेज के अंदर पेमेंट करता हूँ तो मेरा टोटल आउटफ्लो आएगा 63.65 करोड़। और सेकंड वाले पार्ट में जब मैं 90 डेज क्रेडिट लेता हूँ तो मेरा जो आउटफ्लो आएगा वो आएगा 63.86 करोड़। तो आउटफ्लो जो है मेरा ऑप्शन वाले नंबर 1 के अंदर कम आ रहा है, तो मैं ऑल्टरनेटिव 1 इज बेटर एज इट एंटेल्स लोअर कैश आउटफ्लो। तो मैं आपका क्वेश्चन नंबर ऑल्टरनेटिव नंबर 1 आपका ऑप्ट कर लूंगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 21 आपको बिल्कुल भी एग्जाम के लिए रिवाइज नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर आपको 22 भी बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करना है। देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 सिमिलर क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सिमिलर क्वेश्चंस हैं। बेसिकली इंडियन इंपोर्टर है दोनों क्वेश्चंस के अंदर। आपको वही सेम चीज़ बताई गई है कि क्या वो आज पे करे 60 डेज के अंदर पे करे या फिर 90 डेज के अंदर पे करे। अगर आज पे करेगा तो उसे कन्वर्ट करके आप क्या करेंगे, बैंक के साथ जाके लोन लेंगे। अगर अभी आज नहीं पेमेंट करना है, उसको फ्यूचर में पेमेंट करना है, तो जो डॉलर्स हैं आप उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एज पर योर फॉरेन एक्सपोर्टर का जो रेट चल रहा है, फिर उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे अपना फॉरवर्ड रेट लगा के। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 सिंपल हो गया।
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहना चाह रहा है? अ कंपनी इज कंसिडरिंग हेजिंग इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। ठीक है, कंपनी को अपना कंसिडर कर रही है वो हेजिंग इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। इट हैज मेड अ परचेज ऑन 1 जुलाई 2016 फॉर विच इट हैज टू मेक अ पेमेंट ऑफ $60,000 ऑन December 31st 2016। अच्छा, कंपनी ने परचेज करी अगेन क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर भी परचेज करा था, इंडियन इंपोर्टर था, उसको पेमेंट करना था $US का, जिसकी वजह से वो बैंक के पास गया खरीदने, बैंक ने उसको बेचा तो बैंक का आस्क रेट लगा था। इसके अंदर भी सेम चीज़ है, वो इंपोर्टर जो है परचेज कर रहा है जिसकी वजह से उसको पेमेंट करना है $60,000 का, 31 दिसंबर को करना है। तो जब वो जाएगा डॉलर्स को उसको पेमेंट करना है तो उसको डॉलर्स बाय करने जाएगा बैंक के पास, बैंक डॉलर को सेल करेगा, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? आस्क रेट लगेगा। ठीक है, 31 दिसंबर मतलब यहाँ पे 6 मंथ्स का टाइम पीरियड हो गया, तो 6 मंथ्स का आपका टाइम पीरियड है। ओके, प्रेजेंट एक्सचेंज रेट जो चल रहा है $1 इक्वल टू 65 रुपीज चल रहा है, आपका स्पॉट रेट दिया हुआ है। इट कैन परचेज अ फॉरवर्ड $1 एट 64, तो फॉरवर्ड रेट भी दिया हुआ है आपको। द कंपनी विल मेक एन अपफ्रंट प्रीमियम ऑफ 2% ऑफ द फॉरवर्ड अमाउंट परचेज। ओके, अगर कंपनी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाती है तो उसको अपफ्रंट प्रीमियम देना रहेगा ऑफ द फॉरवर्ड अमाउंट परचेज। तो फॉरवर्ड अमाउंट परचेज क्या है आपका? अगर मैं देखूं $60,000 और मेरा जो फॉरवर्ड रेट है 64 का रेट है, तो आपका जो फॉरवर्ड अमाउंट परचेज आ जाएगा कितना आ जाएगा? 60,000 इंटू 64, आपका आ जाएगा 38 लाख रुपीज़, 38,40,000 रुपीज़ मेरा आ जाएगा फॉरवर्ड अमाउंट। और उसका 2% आपका क्या बोल रहे हैं? अपफ्रंट प्रीमियम बोल रहे हैं, इंटू 2%। इसका कितना आता है? इंटू 2% आपका आता है 76,800। तो अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करूंगा तो मुझे एज ऑन डेट 76,800 पे करना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अभी तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, मैं तो जस्ट एक लाइन देखी थी और इस लाइन के बेस पे मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा करना स्टार्ट कर दिया। आगे देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। In the following situations, compute the profit loss of the company that the company will make if it hedges its foreign exchange risk with the exchange rate as on 31st December 2016 are as follows। अच्छा, ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन कि भाई कंपनी ने तो अपना हेज कर लिया है, दैट मीन्स वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो गई है। अगर वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसने एंटर कर लिया है तो एज ऑन 1 जुलाई 2016 को उसने क्या करा होगा? अपफ्रंट प्रीमियम पे कर दिया होगा, क्योंकि उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा है। तो अगर उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा है तो उसने अपफ्रंट प्रीमियम 76,800 पे कर दिया होगा। तो अगर उसने 76,800 पे कर दिया है तो अगेन वो अपने पास से तो लाएंगे नहीं, उसके बैंक के अंदर तो पैसे रखे नहीं होंगे, उसने अगेन लोन फैसिलिटी उसको लेना रहेगा जिसका द कॉस्ट ऑफ फंड्स टू द कंपनीज 12% पर एनम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 12% पर एनम है। तो अगर मैं देखूं इस पे 76,800 पे 12% के हिसाब से 6 मंथ्स का आपका इंटरेस्ट कितना आता है? क्योंकि 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के बीच में 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है। अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर भी कर रहा हूँ तो 6 मंथ्स बाद आपका एक्सपायर होगा कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे 6 मंथ्स के अंदर 76,800 की एज ऑन डेट मुझे जो अपफ्रंट प्रीमियम पे करना रहेगा उसको 6 मंथ्स का मैं इसमें देखता हूँ कितना आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बनता है। तो 76,800 इंटू 12% इंटू 6 डिवाइड बाई 12 आपका जो आएगा 76,800 इंटू टेक्निकली देखा तो 6% हो गया 4608 आपका इंटरेस्ट हो गया। और टोटल अगर मैं प्रिंसिपल ऐड करता हूँ 76,800 को, टोटल आपका जो 81,408 आपकी टोटल कॉस्ट हो गई रुपीस के अंदर, ये आपकी हो गई अपफ्रंट प्रीमियम की कॉस्ट। अपफ्रंट प्रीमियम कॉस्ट तो ये कॉस्ट तो मेरी जाने वाली है क्योंकि मैंने हेजिंग कर ली है, तो ये कॉस्ट तो मेरी जाएगी चाहे कोई भी एक्सचेंज रेट हो, ये वाली कॉस्ट मेरी जानी है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एक जो कॉन्सेप्ट है, हमेशा आपको देखिए जब भी हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है, अब वो बोलना चाहे प्रॉफिट लॉस क्या होगा, तो ये तो मेरा लॉस है ही 81,408 तो मेरे रुपीस गए। अगर मैं इसका सिनेरियो बनाता हूँ, सिनेरियो 1 क्या है? $68, 62, 70, 65। अगर मैं फर्स्ट वाला पार्ट बोलता हूँ कि मेरा एक्सचेंज रेट एज ऑन 31 दिसंबर 68 रुपीज पर $US हो जाता है, तो मैंने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था वो $1.64 पे करा था। और ये किस चीज़ का करा था? मैंने बाय कॉन्ट्रैक्ट करा था, क्योंकि मुझे जो एंटिटी है इंपोर्टर को तो आपका डॉलर्स को बाय करना है एंटिटी को, और बैंक को क्या करना है? डॉलर्स को सेल करना है। तो मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा है वो बाय का एंटर करा है, और अब मैं जाऊंगा एज ऑन 31 दिसंबर पे मैं इसको 68 पे सेल कर दूंगा।
तो जब मैं सेल 68 पे करूंगा और बाय 64 पे करूंगा तो मेरा 4 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। और कितने डॉलर्स हैं आपके? $60,000 हैं, तो आपका 2,40,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा आपका 81,408 जो आपकी अपफ्रंट प्रीमियम की कॉस्ट है, तो नेट आपका जो प्रॉफिट आएगा 1,58,592 आएगा। देखते हैं यही आ रहा है क्या फर्स्ट पार्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23, प्रेजेंट एक्सचेंज रेट जो आपका चल रहा है वो तो ठीक है, स्पॉट रेट हो गया। सबसे पहले देखो इन्होंने 76,800 कैसे निकाला है, 60,000 इंटू 64 आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का आपका अमाउंट आ गया, 2% आपका अपफ्रंट प्रीमियम है, 76,800 आ गया। उस पर इन्होंने इंटरेस्ट निकाला 6 मंथ्स का 4608, 81,408 आपका क्या आ गया, टोटल हेजिंग कॉस्ट आ गया, जिसको हम अपफ्रंट प्रीमियम की टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। अगर एक्सचेंज रेट आपका 68 हो जाता है तो 68 पे मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा, और 64 पे तो मेरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था उसको मैं बाय करूंगा। तो टोटल जो मेरा हो गया $4 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट हो गया $60,000 पे, जो कि 2,40,000 आ गया। 81,408 की तो मेरी कॉस्ट आ ही रही थी, नेट में मेरा 1,58,592 का आपका नेट गेन आ गया। नेट गेन लिखा होगा यहाँ पे, नेट गेन आ गया। बहुत बढ़िया सर। सेकंड पार्ट में वो बोल रहे हैं कि आपका $62 हो गया, तो मतलब कहने का क्या मतलब है, मैंने $64 के अंदर तो आपका बाय करा था, अब मेरी जो सेल की वैल्यू है वो आपकी $62 हो गई, तो मुझे जो लॉस हो गया $2 रुपीज़ का $60,000 पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे जो लॉस हुआ ₹1,20,000 का मुझे लॉस हो गया। और 81,408 तो मेरी हेजिंग कॉस्ट थी, वो तो लॉस ही है, तो ये हो गया आपका 2,01,408। यही आ रहा होगा 2,01,408, देखिए 2,01,408। बहुत बढ़िया सर। थर्ड पार्ट कहना चाह रहा है कि $70 हो गया, $70 नहीं, $1 हो गया। तो अगेन यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ, सेल मैं करूंगा कितने पे, सेल करूंगा मैं 70 पे, सेल करूंगा मैं 70 पे, और बाय तो मैंने कर ही रखा है कितने पे, 64 पे, तो मुझे 6 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। इनटू आपका डॉलर करेंगे 60,000, आपका जो प्रॉफिट आया ₹3,60,000, इसमें से माइनस करेंगे, क्या करेंगे, 81,408, आपका नेट क्या प्रॉफिट आया, 3,60,000 माइनस में 81,408, नेट आपका जो प्रॉफिट आया 2,78,592, यही आ रहा होगा 2,78,592। फटाफट आप नेक्स्ट वाला पार्ट करिए। नेक्स्ट पार्ट क्या बोलना चाह रहे हैं, आपका हो गया $1 इक्वल्स टू ₹65, तो आपका 64 पे हमने क्या करा हुआ था, बाय करा था, 65 पे हम इसको सेल करेंगे तो ₹1 का हमारा प्रॉफिट हो गया। $60,000 है तो 60,000 आपका रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। माइनस करेंगे 81,408, तो नेट में आपका जो लॉस आएगा 21,408 आएगा। वही है इसका 21,408, ये आपका नेट लॉस हो गया। यहाँ पे गेन था, यहाँ पे लॉस था, और यहाँ पे गेन था। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपको क्वेश्चन रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। बस इसके अंदर आप एक चीज हाईलाइट कर लीजिए, जो मैंने भी हाईलाइट करा है, अपफ्रंट प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करना है। इसको अल्टीमेटली अपफ्रंट प्रीमियम तो लिखा ही है, इसको आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हेजिंग कॉस्ट भी लिख लीजिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक ही चीज है, हेजिंग कॉस्ट हमने निकाल लिया 81,408, उसके बाद तो सिनेरियोज हमने निकाले, प्रॉफिट लॉस देखा, प्रॉफिट लॉस जो भी आया, नेट प्रॉफिट लॉस के लिए हमने हेजिंग कॉस्ट को माइनस कर दिया। ये क्वेश्चन हो गया, वेल एंड गुड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 24 को सर आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इसको 1 स्टार नहीं 2 स्टार मार्क कर लेते हैं। वैसे है बहुत सिंपल क्वेश्चन, जिसको लॉजिक पता है वो इस क्वेश्चन को भी आराम से सॉल्व कर देगा। मैंने एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको आपको 2 स्टार मार्क करा दिए। पढ़ते हैं सर। Following information relates to AKC Limited, which manufactures some parts of an electronic device which are exported to US, Japan, Europe on 90 days credit term. Okay, तो AKC Limited है, AKC Limited एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, और वो एक्सपोर्ट करती है किसको, यूएस को करती है, जापान को करती है, यूरोप को करती है, और उसको जो पेमेंट आएगा एक्सपोर्ट करने के बाद 90 डेज के बाद आएगा। ठीक है, इन्होंने दिया हुआ है जापान, यूएस, यूरोप, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रही, तो वेरिएबल कॉस्ट जो आ रहा है आपका रुपीज में 225 आ रहा है, 395 आ रहा है, 510 आ रहा है। ओके, एक्सपोर्ट सेल प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, और ये कौन सी करेंसी में दिया हुआ है, जो सेल प्राइस है वो आपकी फॉरेन करेंसी के अंदर दिया हुआ है,
येन 650, यूएस डॉलर 10.23, यूरो 11.99। रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल इन 90 डेज जो दिया हुआ है, अगेन ये भी फॉरेन करेंसी के अंदर दिया हुआ है। येन 78 लाख, यूएस डॉलर 1,02,300, यूरो 95,920। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो आपका दिया है स्पॉट मार्केट का एज ऑन डेट दिया हुआ है, 3 मंथ्स का फॉरवर्ड दिया है, 3 मंथ्स का स्पॉट दिया है, और जो करेंसी दी हुई है वो येन बाय रुपीज दी हुई है, और यहाँ पे क्या दी, यूएस डॉलर बाय रुपीज, यूरो बाय रुपीज। तो अगेन ये आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो आपका इंडियन कंपनी हो गई। इंडियन कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रही है। ओके, तो सबसे पहले जब यहाँ पे जो करेंसी है वो हमारी जो फॉरेन करेंसी है, तो मुझे फॉरेन करेंसी का रेट चाहिए होगा, बट जो हमारे पास जो करेंसी डिनोमिनेट होकर रखी है वो रुपीज में होकर रखी है। कहने का क्या मतलब है, जो मेरा स्पॉट रेट 2.417 है, 1 रुपीज इक्वल टू येन 2.417 है, जबकि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 1 येन इक्वल टू रुपीज चाहिए। मुझे क्या चाहिए, 1 येन कितना रुपीज होता है, पर मुझे क्या दिया हुआ है, 1 रुपीज इक्वल टू येन 2.417 चाहिए, 417 दे रखा है, पर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो 1 येन चाहिए। तो सारी करेंसी जो आपकी हैं, आपकी जो करेंसी दे रखी है रुपीज डिनोमिनेटेड में दे रखी है, मतलब 1 रुपीज इक्वल टू येन इतना है, 1 रुपीज इक्वल टू यूएस डॉलर इतना है, 1 रुपीज इक्वल टू यूरो इतना है। तो कहने का क्या मतलब है, जब भी मैं यहाँ पे रेट लगाऊंगा मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, मतलब अगर मुझे यहाँ पे 1 येन चाहिए तो सारे रेट्स रिवर्स हो जाएंगे। आस्क रेट, जैसे यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं स्पॉट रेट देखता हूँ, स्पॉट रेट 1 रुपीज इक्वल टू येन, येन आपका दिया 2.417, 2.417, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23, 2.417, 23 है, 24 है, 24 है, ओके 24, और कितना दे रखा है, 2.417, 2.437, 2.437। तो ये है येन और रुपीस। अगर मुझे चाहिए 1 येन तो वो कितना होगा, ये आपका हो गया बिड रेट, और ये आपका हो गया आस्क रेट। तो ये हो गया आपका 1 डिवाइड बाय 2.437, और ये हो गया 1 डिवाइड बाय 2.417। अब ये बिड रेट हो गया और ये आपका आस्क रेट हो गया। ठीक है, तो अगेन हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है और आपको रिवर्स कर देना है पोजीशंस को। तो आपका जो बिड रेट हो गया ये वाला हो गया, और आपका आस्क रेट हो गया ये वाला हो गया। इसका लॉजिक भी मैंने आपको बताया, आस्क रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन बिड रेट। आप सब क्वेश्चन करेंगे सर ये लॉजिक तो समझ आया कि आपने इसका रेसिप्रोकल करा, बट आपने पोजीशंस को क्यों इंटरचेंज करा। यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 2.437 लिखा आपने, पर यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 2.417 क्यों नहीं लिखा। वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप देखो 1 डिवाइड बाय 2.437 आपका जो वैल्यू आती है वो आती है इक्वल टू 0.4103, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 डिवाइडेड बाय 2.417 की आती है आपकी 0.4137। तो आप बताओ क्या बिड रेट कभी भी आस्क रेट से ज्यादा हो सकता है। बैंक कभी भी जब भी कोई भी करेंसी खरीदेगा, कोई भी फॉरेन करेंसी खरीदेगा, वो हमेशा कम रेट पे खरीदेगा और ज्यादा रेट पे बेचना चाहेगा। तो यहाँ पे खेल जो है डिनोमिनेटर का है। डिनोमिनेटर जहाँ पे आपका बड़ा होगा, डिनोमिनेटर आपका जहाँ पे बड़ा होगा, आपकी जो वैल्यू है न्यूमरेटर की, और जो आंसर आने वाला है वो कम आने वाला है। इस वजह से हमने जब भी इसका रेसिप्रोकल करा तो इसको यहाँ पे हमने स्विच कर दिया, यहाँ पे हमने पोजीशन से इंटरचेंज कर दी, जिसकी वजह से आपका 0.4103 आपका बिड रेट बन गया और 0.4137 आपका आस्क रेट बन गया। ठीक है, तो मैंने आपको इसलिए ये समझाया ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये वाली जो सारी करेंसी है वो इंडियन करेंसी के अंदर दे रखी हैं, पर मुझे क्या चाहिए, फॉरेन करेंसी के अंदर चाहिए, क्योंकि मुझे जो कन्वर्ट करना है, मुझे यहाँ पे येन कन्वर्ट करना है, मुझे यूएस डॉलर कन्वर्ट करना है, और आपका यूरो कन्वर्ट करना है। बट जो करेंसी दे रखी है, जो कमोडिटी दे रखी है, वो यहाँ पर रुपीस में दे रखी है, पर मुझे रुपीस नहीं चाहिए। मुझे तो यहाँ पे चाहिए कि 1 येन की कितनी वैल्यू है, यहाँ पे 1 डॉलर की कितनी वैल्यू है, 1 यूरो की कितनी वैल्यू है। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल करना है और पोजीशंस को इंटरचेंज कर देना है। सर समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिड रेट लगाना है या आस्क रेट लगाना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इंडियन मैन्युफैक्चरर है और मैं अगर येन का एग्जांपल लेता हूँ, उसको 90 डेज बाद येन मिलेंगे, अगर उसको 90 डेज बाद येन मिलेंगे तो वो बैंक के पास जाएगा और येन को सेल करेगा। जब वो येन को सेल करेगा बैंक के पास जाके, बैंक क्या करेगा, येन को बाय कर लेगा। तो जब बैंक येन को बाय करेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, बिड रेट लगेगा। तो जैसे हमारे वाले एग्जांपल में अगर मैं बोलूँ
अभी तो वैसे मुझे पता नहीं आगे क्वेश्चन क्या बोलने वाला है, पर जैसे बिड रेट हमारा यहाँ पे 0.4103 आया था, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो 1 डिवाइड बाई 2.437, यहाँ पे जो 2.437 था उसको 1 डिवाइड बाई 2.437 कर दिया। तो कहने का क्या मतलब है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सर सारे रेट जो है मेरे ये वाले लगने वाले हैं। कौन से लगने वाले हैं, इनको मैं काट दे रहा हूँ, ये रेट्स नहीं लगेंगे, ये भी रेट नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। सारे रेट्स मुझे बिड रेट चाहिए, पर सर ये तो आस्क रेट है, आप आस्क रेट को क्यों सर्कल कर रहे हो? वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जब भी रेसिप्रोकल होगा और इसकी पोजीशन जब इंटरचेंज होगी तो ये बिड रेट बन जाएगा, ये सारे बिड रेट बन जाएंगे, ये सारे बिड रेट बन जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको 2.437 को बताया, देखो मैंने इसको यहाँ पे रिवर्स करा 1 डिवाइड बाई 2.437 और उसका रेसिप्रोकल चेंज कर दिया तो वो ये बिड रेट बन गया। तो सिमिलरली ये सारे आपके जो रेट्स हैं अब वो यही वाले यूज होने वाले हैं, और जो मैंने काट दिया वो आपके यूज नहीं होने वाले हैं। पर अब हम देखते हैं क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। एडवाइज AKC लिमिटेड बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो वेदर इट शुड हेज इट्स फॉरेन करेंसी रिस्क और नॉट। ओके, तो ये बोलना चाह रहा है कि अगर क्या वो अपनी फॉरेन करेंसी रिस्क को हेज करे या ना करे, हेज करे या ना करे। अगर वो हेज करेगा तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन और सेल्स रेशियो आने वाला है, अगर वो हेज नहीं करेगा तो क्या रेशियो आने वाला है। तो अगर अगेन हम देखते हैं, अगर वो हेज करेगा तो हेज करेगा तो उसको कब तक हेज कर रहा है वो, 90 डेज का क्रेडिट टर्म्स है, 90 डेज का क्रेडिट टर्म्स है, और वो 3 मंथ्स का फॉरवर्ड में उसको हैच करना रहेगा। अगर वो हैच करेगा तो आपके जो रेट्स हैं ये वाले लगेंगे, अगर वो हैच नहीं करेगा तो 3 मंथ्स बाद के आपके स्पॉट रेट लगेंगे। दैट मीन्स आपका स्पॉट मार्केट रेट ऊपर वाला तो बिल्कुल भी इरेलीवेंट है। तो मैं थोड़ा सा आपके लिए नीट कर देता हूँ आपको ताकि समझ आ जाए कौन से रेट्स हमारे लिए यूज़ होने वाले हैं। मतलब इतने सारे आपके पास रेट्स हैं और गेम सारा यहाँ पे सर रेट्स का ही है, कौन सा रेट आपको यूज़ करना है। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे रेट गलत लिया उसका सारा क्वेश्चन गलत। सबसे पहले मैंने बोला आपको ये वाले रेट्स रेलिवेंट नहीं है, मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है मुझे चाहिए बिड रेट चाहिए, करेंसी मेरी जो रुपीज़ में दे रखी है, अगर मैं इसे फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करूंगा तो इसका रेसिप्रोकल होगा और इसकी पोजीशन इंटरचेंज होगी, जिसकी वजह से ये सारे आपके आस्क रेट बन जाने वाले हैं। तो ये तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ बिड रेट चाहिए। और क्या चाहिए, इन्होंने बोला कि वेदर इट शुड हैज और नॉट हैज। अगर वो हैज करेगा तो आपकी क्या पोजीशन बनने वाली है, अगर वो हेज नहीं करेगा तो क्या पोजीशन बनने वाली है। और 90 डेज का क्रेडिट पीरियड है, दैट इज 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का आपका फॉरवर्ड रेट, 3 मंथ्स का आपका स्पॉट रेट। अगर वो हेज करेगा तो आपका फॉरवर्ड रेट लगने वाला है, हेज नहीं करेगा तो आपका स्पॉट रेट लगने वाला है। दैट मीन्स इन द एंटायर सिनेरियो आपका जो स्पॉट मार्केट रेट है वो तो आपका लिए रेलिवेंट ही नहीं है। किस चीज़ के लिए रेलिवेंट नहीं है, आपको ये निकालने के लिए कि वो हेज करेगा या कैसे, या हेज नहीं करेगा। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपका जो स्पॉट रेट है 2.437 भी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, 0.0217 भी रेलिवेंट नहीं है, 0.0180 भी रेलिवेंट नहीं है। तो गिनती के आपके जो रेट्स रेलिवेंट हैं वो आपके 4 रेट्स, इनफैक्ट 6 रेट्स आपके लिए रेलिवेंट हैं। आउट ऑफ 6 इंटू 3 18 रेट्स में से आपके जो मैंने रेट्स कटवा दिए, आपके 12 रेट कटवा दिए हैं मैंने, 12 रेट में से सिर्फ आपके 4 रेट्स रेलिवेंट हैं। और वो भी क्यों, क्योंकि स्पॉट रेट तो मुझे बिल्कुल भी रेलेवेंट ही नहीं है। मुझे देखना है कि क्या वो हैच करेगा या नहीं करेगा। अगर वो हैच करेगा तो फॉरवर्ड रेट में यूज़ हो जाएगा, हैच नहीं करेगा तो आपका स्पॉट रेट यूज़ हो जाएगा। तो आप कैलकुलेशन, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 होने वाला है। इसके सिनेरियो हम बना लेते हैं। जापान, USA, यूरोप। मुझे क्या निकालना है, एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालना है। तो कंट्रीब्यूशन आपका कैसे निकलता है, वेरिएबल सेल्स माइनस में वेरिएबल कॉस्ट आपका कंट्रीब्यूशन आता है, उसको डिवाइड बाय सेल्स से करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे तो एवरेज आ जाएगा। एवरेज भी नहीं आएगा, मतलब आपका पर आपका स्टेट का आएगा, मुझे आपका चाहिए पर कंट्री का आएगा जहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूँ। एवरेज के लिए मैं सबका टोटल कर लूँगा। तो मुझे यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, सबसे पहले मुझे चाहिए सेल्स माइनस में वेरिएबल कॉस्ट, आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। फिर मैं देख लूँगा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है मेरा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल सेल्स इनटू 100, ठीक है, इनटू 100, ये आपका परसेंटेज आ जाएगा कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट कितना है मेरे पास, उसके लिए भी मैं वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास पर यूनिट दिया हुआ है। अगर मेरे पास पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए मुझे चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम मैं कैसे निकालूंगा, बहुत सिंपल है सर। मेरे पास दिया हुआ है कि एक सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है मुझे येन का, और टोटल मुझे येन की क्या दी हुई है, रिसिप्ट दी हुई है। सिमिलरली मेरे पास डॉलर के भी हैं, सिमिलरली यूरो के भी हैं।
तो अगर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 78 लैक्स येन मैंने आपकी रिसिप्ट है, सेल रिसिप्ट है, और पर यूनिट प्राइस आपका 650 येन है, तो आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं कितना आपका वॉल्यूम आएगा। तो 78 लैक्स डिवाइडेड बाय 650 आपका वॉल्यूम आ जाएगा 12,000 यूनिट्स। तो अगर मैं वॉल्यूम देखूं, वॉल्यूम नीचे सबका अगर वॉल्यूम निकालूं 78 लैक्स डिवाइड बाय 650 इक्वल टू 12,000। सिमिलरली आप इनके भी निकाल लीजिए, कितना आता है इनका 1,02,300 डिवाइडेड बाय 10.23, ये आपका आ गया 10,000। और 95,920 डिवाइडेड बाय 11.99, ये आपका कितना आ गया 8,000। ये आपका आ गया 8,000, ये आपका आ गया 10,000। ये आपकी यूनिट्स आ गए। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे आपका 12,000 यूनिट्स इंटू 225 आपका आ जाएगा 27 लैक्स। 27 लैक्स आपका ये वाला वेरिएबल कॉस्ट हो गया जापान का। INR में बात हो रही है भाई हमारी यहाँ पे। और US में कितना होगा 10,000 इंटू आपका क्या वेरिएबल कॉस्ट का रेट है 395, 39,50,000। और यूरोप का क्या है हमारा, यूरोप का है आपका 510 इंटू 8,000, 510 इंटू 8,000, ये आपका गया 40,80,000। और सबको अगर हम सम करते हैं तो वो कितना आता है 40,80,000 प्लस 39,50,000 प्लस 27 लैक्स, ये आपका आ जाएगा 1,07,30,000। ये आपका 1 करोड़ टोटल जो आपका फिक्स कॉस्ट है आपका, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट है 1,07,30,000 टोटल। अब हम निकालने वाले सेल्स की अगर देखता हूँ सेल्स को 78 लैक्स येन है। तो अगर मेरा एक येन जो है, एक येन कितना वैल्यू है मैं पहले वो देख लूंगा, एक येन का कितना INR है। पर मेरे पास दिया हुआ है 1 रुपीज़ कितना येन है, तो मैंने आपको बता दिया इसको रिवर्स करेंगे और आपका रेसिप्रोकल करेंगे ताकि मैं बिड रेट अप्लाई कर पाऊँ। और अगर मैं यहाँ पे फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ पहले हम देख रहे हैं कि अगर हेजिंग डन, इफ हेजिंग इज डन, अगर हेजिंग डन हुई है, हेजिंग डन, तो जो मैं रेट लूंगा फॉरवर्ड रेट लूंगा वो आपका 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट लूंगा। दैट मीन्स येन के लिए 2.437 होगा, डॉलर्स के लिए 0.0216 होगा और यूरो के लिए 0.0178 होगा। इनका रेसिप्रोकल करेंगे फिर लगाएंगे। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं करूँगा 78 लैक्स येन डिवाइड बाय 2.427 तो आपका आ जाएगा 13,844। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे 1,02,300 डिवाइडेड बाय 0.0216, ये आपका आ जाएगा 47,36,111। और इधर क्या आ जाएगा आपका 95,920 यूरो डिवाइडेड बाय 0.0178, ये आपका आ जाएगा 53,88,764। सबको ऐड करेंगे 47,36,111 प्लस 32,13,844 आपका आ जाएगा 1,33,38,719 इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इसमें से माइनस करूँगा 1,07,30,000 तो आपका आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन 26,08,719 और 1,33,38,719 इसको निकाल लेते हैं। %19.56 यही आ रहा है। 26,08,719 डिवाइड बाई 1,33,38,719 इंटू 100 19.56%। ये आपका आ गया अगर मैंने हेजिंग करा है। अगर मैं हेजिंग नहीं करता तो क्या होता, अगर मैं हेजिंग नहीं करता तो वेरिएबल कॉस्ट जो है मेरा वो तो फिक्स रहता, मतलब वेरिएबल कॉस्ट फिक्स रहता मतलब कि आपका 1,07,30,000 ये तो ये सेम ही फिगर रहती। अब जो आपकी सेल्स की वैल्यू चेंज होती और सेल्स की वैल्यू चेंज होती मतलब अगर मैंने हेजिंग नहीं करा होता तो मेरा 3 मंथ्स बाद स्पॉट रेट कितना होता, वो 2.459, 0.02156, 0.0179। इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करके आप सेल की वैल्यू निकाल लो कितना आ रहा है, वो भी कर देते हैं।
आप करेंगे 78 लैक्स डिवाइड बाय 2.459, ये आपका आ जाएगा 31 लैख 72,021। अब मैं टोटल बेस में फटाफट कर देता हूँ, एम प्लस के अंदर ऐड करते जाओ। 31 लैख 72,021 को एम प्लस में ऐड करा। सिमिलरली अब मैं निकालूंगा 1,02,300 डिवाइडेड बाय 0.02156, ये आपका आया 47,44,897.95918। इसको भी मेमोरी प्लस में ऐड कर दो। फिर नेक्स्ट आएगा 95,920 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 0.0179, ये आपका आएगा 53,58,659.2178। इसको मेमोरी प्लस में ऐड कर दो। टोटल आपका जो आएगा 1,32,75,578.32। और इसमें से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता हूँ 1,07,30,000, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 25,45,578 इंटू 100। परसेंटेज निकाल लेते हैं कितना आता है, डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल इंटू 100, ये आपका आएगा 19.17%। तो आप बताइए क्या हेजिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बिना हेजिंग करे हमारा आता है 19.17% और हेजिंग करने के बाद आपका आता है 19.56%। तो ऑब्वियसली बात है आपको हेजिंग करनी चाहिए। मेरा डाउट सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, क्या आपको परसेंटेज निकालने की जरूरत है? क्या आप बिना परसेंटेज के नहीं बता सकते कि आपको हेजिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर मैं क्वेश्चन ने ये बोला है वैसे आपको कि आप एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालो और उसके ऊपर बताओ हमें कि हेजिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, क्या अगर क्वेश्चन ये नहीं लिखता, लाइन एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो नहीं लिखता, हम तब भी बता देते कि हेजिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो 1,07,30,000 रहने ही वाला है एवरी केस के अंदर। जो वैल्यू है मेरी, जो सेल्स की वैल्यू है मेरे पास 1,33 लाख आ रही है अगर मैं हेजिंग कर रहा हूँ, और अगर मैं हेजिंग नहीं कर रहा हूँ तो मेरे पास 1,32 लाख आ रही है। तो बिना हेजिंग करे मेरी जो सेल्स वैल्यू गिर रही है, अगर मेरी सेल वैल्यू गिर रही है तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन भी गिरेगा, अगर मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन गिरेगा तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन परसेंटेज भी गिरने वाला है। ये तो बहुत ही लॉजिकल था। तो मैं ऑब्वियसली बात बता रहा हूँ, अगर मेरा जहाँ पे सेल ज़्यादा आने वाला है मेरे पास, वहीं मैं आपका वो डिसीजन लेने वाला था। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे अगर ज़्यादा सेल होगी, जहाँ पे रिवेन्यू होगा, वहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे फिक्स कॉस्ट तो दोनों सिनेरियो के अंदर सेम ही है। तो ऑब्वियसली बात है 19.56 आपका आंसर होगा। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। 78 लाख येन, $1,02,300, यूरो 95,920, 12,000 यूनिट, 10,000 यूनिट, 8,000 यूनिट, 1,07,30,000 आपका क्या आ गया वेरिएबल कॉस्ट। 1,33,38,719, इतना ही था शायद हमारा, 133,38,719 करेक्ट। 26,08,719 आपका वो था, 26,08,719 आपका क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया। 19.56 आपका परसेंटेज आ गया। और अगर हम हेजिंग नहीं करेंगे तो हमारा रेट चेंज होगा, जिसकी वजह से आपका 1,32,75,578 यही आ रहा था हमारा, 1,32,75,578। और हमारा जो कंट्रीब्यूशन है 25,45,578, 25,45,578, परसेंटेज 19.17। AKC Limited is advised to hedge its foreign currency exchange risk। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल था, आप सबको समझ नहीं आ रहा होगा जो रेट्स इन्होंने लिखे हैं, मैंने आपको थोड़ा सा सिंपल शॉर्ट फॉर्म में करवा दिया है ताकि आप फटाफट इस कॉन्सेप्ट समझ लें कि हमने कैसे परसेंटेजेस निकाले हैं। अगर ये परसेंटेजेस नहीं भी निकलवाता तब भी हम इसका डिसीजन ले सकते थे, वो मैंने आपको लॉजिक समझा दिया। नेक्स्ट मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। EFD लिमिटेड इज एन इंडियन एक्सपोर्ट बिजनेस हाउस। ओके, ये आपकी इंडियन एक्सपोर्ट बिजनेस हाउस है, तो आपका एक्सपोर्ट करती है, तो ऑब्वियसली बात है इसको क्या मिलता होगा, आपका फॉरेन करेंसी मिलती होगी। द कंपनी प्रिपेयर्स इनवॉइस इन कस्टमर्स करेंसी, ठीक है। इट्स रेटर $1 1 करोड़ इज ड्यू टू बी रिसीव्ड ऑन April 1, 2015। ओके, $1 करोड़ उसको मिलने वाले हैं 1 अप्रैल 2015 को। मार्केट जो है 1 जनवरी 2015 को है, दैट मीन्स उसको 3 मंथ्स बाद $1 करोड़ मिलने वाले हैं। तो वो $1 करोड़ बैंक से लेगा, कस्टमर से लेगा और बैंक को बेचेगा। जब बैंक को सेल करेगा तो बैंक क्या करेगा, बाय करेगा। यहाँ पे क्या लेगा, बिड रेट। और एक्सचेंज रेट हमें जो दे रखे हैं, एक्सचेंज रेट आपको स्पॉट दे रखा है, फॉरवर्ड दे रखा है 1 मंथ, 3 मंथ, करेंसी दे रखी है, फ्यूचर्स दे रखे हैं आपको 1 मंथ, 3 मंथ। तो 1 मंथ का रेट तो मेरे लिए रेलिवेंट ही नहीं है।
क्योंकि 3 मंथ्स बाद इसकी हमारे पास इनवॉइस आने वाला है वैल्यू, उसके बाद हमारे पास मार्जिन दिए हुए हैं, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं, ऑन अप्रैल 1 2015 द स्पॉट रेट ऑफ यूएस डॉलर INR इज दिस, मतलब ₹1 के अंदर इतने यूएस डॉलर हैं, और करेंसी फ्यूचर का भी यही रेट दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट 16134 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी द मोस्ट एडवांटेजेस टू EFD लिमिटेड, या तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले, या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले, करेंसी फ्यूचर्स ले, या फिर नॉट हेजिंग द रिस्क। उसको देखो, आपको $1,00,000 मिलने वाले हैं, कब? 3 महीने बाद मिलने वाले हैं। तो आप एज ऑन डेट क्या करो, या तो आप बिल्कुल भी कोई भी पोजीशन मत लो। अगर आप कोई भी पोजीशन नहीं लोगे तो आप क्या देखोगे, जो आपका 3 महीने बाद का जो रेट होगा उसके अकॉर्डिंग आप देख लो आपको कितना पेमेंट करना रहेगा। तो लास्ट वाला पार्ट वही बोलना चाह रहा है कि नॉट हेजिंग द करेंसी रिस्क। अगर मैं हेज नहीं करूंगा तो डॉलर आपके कितने हैं, 1 करोड़, मल्टीप्लाई क्या करूंगा मैं, रेट से मल्टीप्लाई करूंगा, और जो मेरा रेट है स्पॉट रेट लूंगा मैं 1 तारीख का, 1 अप्रैल 2015 का लूंगा। यूएस डॉलर आपका कितना दे रखा है, 0.016136 दे रखा है, और ये दे रखा है मतलब ₹1 इक्वल टू कितना डॉलर है, 0.016136। पर मुझे क्या चाहिए, $1 कितना रुपीज है, वो तो आपका कितना आता है, 1 डिवाइड बाई 0.016136, 16136 136। तो मैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, 0.016136। तो आपका क्या वैल्यू आएगा, 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 0.016136, आपका आएगा 61 पॉइंट डिवाइड बाय 0.016136, 61.97 करोड़। देख लेते हैं, अगर वो हेज नहीं करता है तो आपका 61.97 करोड़ आपका आ रहा है। टू बी प्रोसाइज 61,97,322,75656, 61,97,322,76, आपका ये आंसर आ गया। यूजिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेता है एज ऑन डेट, एज ऑन 1 जनवरी उसने 1 करोड़ का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो 3 महीने बाद उसको कौन सा रेट मिलेगा, जो उसने फॉरवर्ड रेट अग्री करा है, और 3 महीने बाद का फॉरवर्ड रेट हमारा कितना है, 0.016129। तो 1 करोड़ को डिवाइड कर देंगे 0.016129 से, आपका आएगा 62.000124। अगर मैं करोड़ में देखूं तो 62 करोड़ 1240। आंसर देख लेते हैं इसका क्या आ रहा है, 62 करोड़ 1240। आपके देखो ये दोनों पार्ट्स तो बहुत सिंपल थे, जो ट्रिकी पार्ट है वो सेकंड वाला है, यूजिंग करेंसी फ्यूचर्स, और इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए। पहले वाले पार्ट में हमने क्या बोला, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया तो 3 महीने बाद का फॉरवर्ड रेट लगा दिया, अगर हेज ही नहीं करा तो 3 महीने बाद का स्पॉट रेट लगा दिया। अब मैं बोल रहा हूँ मैं करेंसी फ्यूचर्स लेने वाला हूँ, तो अगर मैं करेंसी फ्यूचर्स लेने वाला हूँ तो आज की डेट में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एज ऑन डेट मैं करेंसी फ्यूचर्स को क्या करूँगा, मुझे यूएस डॉलर क्या मिलने वाले हैं, मुझे यूएस डॉलर्स मिलने वाले हैं, तो मुझे यूएस डॉलर मिलने वाले हैं तो मैं यूएस डॉलर को सेल करूँगा, मतलब डॉलर को सेल करूँगा मतलब रुपीज़ को बाय करूँगा। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि करेंसी फ्यूचर जो हैं वो आपके यूएस डॉलर डिवाइड बाय INR है, मतलब ₹1 दिया हुआ है कितना यूएस डॉलर है, दैट मीन्स मेरी जो करेंसी डिनोमिनेट हो रखी है फ्यूचर्स के अंदर वो ₹1 हो रखी है। तो अब मैं ये देखूंगा कि मुझे रुपीज़ क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो मैंने क्या निकाला, अगर मैं डॉलर को सेल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डॉलर मिलने वाले हैं बाहर से, मुझे बाहर से फॉरेन करेंसी में यूएस डॉलर मिलने वाले हैं, तो मैं बैंक के पास जाके सेल करने वाला हूँ ताकि बैंक बाय कर ले। अब मैं यहाँ पे बैंक के पास तो नहीं जा रहा हूँ, फ्यूचर्स आपका मार्केट होता है, आप मार्केट में जाने वाले हो, तो मैं यूएस डॉलर सेल करने वाला हूँ मार्केट के अंदर। तो मतलब इसका अगर मैं देखूँ दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या है कि मैं रुपीज़ को बाय करने वाला हूँ, ठीक है, तो मैं रुपीज़ को बाय करने वाला हूँ। ओके, तो मैं बाय कितने पे करने वाला हूँ, 3 मंथ का बाद का रेट है ये रहा 0.016118, मैं बाय करने वाला हूँ। और मैं सेल कितने पे करूंगा, सेल में करूंगा किस रेट पे करूंगा, जो आपका 3 महीने बाद का रेट चल रहा होगा। 3 महीने बाद का रेट क्या चल रहा है आपका, ये रहा 0.016134 करेंसी फ्यूचर्स का आपका रेट चल रहा है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, 0.016134
क्वेश्चन नंबर 25 फ्यूचर्स वाला पार्ट करने वाले हम, सेकंड वाला। तो जो सेल करने वाले हैं और हम बाय कितने पे करने वाले हैं, और हम अभी बात कर रहे हैं आईएनआर की, क्योंकि जो हमारा फ्यूचर्स है वो आईएनआर के अंदर है। तो हम जो सेल करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं 0.016134 पे, और जो बाय करने वाले हैं वो करने वाले हैं 0.016118 पे। आपका जो प्रॉफिट आएगा कितना आएगा, 0.016134 माइनस 0.01618, 0.000016, ये आपका प्रॉफिट आ गया। अब देखिए, हमेशा जब भी फ्यूचर्स में हम देखते हैं, तो मैंने आपको रेट माइनस करके दिखाया है, बट हमेशा जब भी फ्यूचर्स के अंदर डीलिंग होती है वो आपकी होती है लॉट कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, लॉट के बेसिस पे होती है। अब यहाँ पे कितने लॉट्स के अंदर हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं, आप देखिए आपका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो आपका है 2,48,16,975 आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज है। तो अब मैं देखूंगा मुझे कितने रुपीज़ आपका कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था। अगर मैं देखूं एज ऑन 1 जनवरी मेरे पास 3 मंथ्स का जो फॉरवर्ड रेट चल रहा है 0.16118 चल रहा है। तो अगर मैं देखूं इसको मैं आईएनआर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जितना मेरे पास आईएनआर में कन्वर्ट होगा उसको मैं डिवाइड कर दूंगा आपके जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है, तो मेरा नंबर ऑफ लॉट्स आ जाएगा। अगर मैं देखूं एज ऑन टुडे मुझे कितने रुपीज़ चाहिए, रुपीज़ रिक्वायर्ड टू बाय, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, डॉलर्स को सेल करने वाला हूँ, तो रुपीज़ कितने बाय करने वाला हूँ, मेरे पास है कितने यूएस डॉलर 1 करोड़, डिवाइडेड बाय किससे कर दूंगा 0.016118, क्योंकि 3 मंथ्स बाद का रेट मेरा आज कितना चल रहा है 0.016118, 0.016118, तो आपका कितना वैल्यू आता है ये 1 करोड़ डिवाइड बाय 0.016118, ये आपका आता है 62 करोड़ 4,24,370। ये आपके हो गए टोटल कितने रुपीस मुझे रिक्वायर्ड है बाय करने के लिए। एक कॉन्ट्रैक्ट का, एक कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है रुपीस 2,48,16,975, 2,48,16,975। तो मेरे पास टोटल लॉट्स कितने हो गए, डिवाइड कर देंगे इन दोनों को, डिवाइड बाय 2,48,16,975, ये आपका आएगा 24.99 और 25 लॉट्स। तो मैं 25 लॉट एंटर करने वाला हूँ, और 25 लॉट एंटर करने वाला हूँ तो मुझे इनिशियल मार्जिन पे करना रहेगा। आप जब भी मार्केट के अंदर डीलिंग करते हैं तो आपको मार्जिन पे करना रहता है फ्यूचर्स के अंदर। तो 25 लॉट, और एक लॉट का कितना मार्जिन है मेरा, एक लॉट का जो मार्जिन है मेरा, आप देखिए 3 मंथ्स पे हम बात करने वाले हैं, 1 मंथ को आप इग्नोर कर दीजिए, 1 मंथ मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि मुझे 3 मंथ्स बाद मेरी जो है मुझे डॉलर्स मिलने वाले हैं। तो मैं 3 मंथ्स का रेट लूंगा 22,500 इंटू 22,500, कितना आता है ये 25 लॉट्स इंटू 22,500, 5,62,500 रुपीज़। इतना मुझे मार्जिन चाहिए। मार्जिन मुझे कब चाहिए, 1 जनवरी को चाहिए। 1 जनवरी को चाहिए तो मैं क्या करूंगा, बैंक से बोरो करूंगा। बैंक से बोरो करूंगा तो इस पर मुझे इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगी, कितने महीने की लगेगी, 3 मंथ्स की लगेगी, 5,62,500। इस पे इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है आपका 7% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, कितना आता है इंटू 7% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 9843.75। तो आपका ये आउटफ्लो हो गया इंटरेस्ट कॉस्ट का। सर इनिशियल मार्जिन को आउटफ्लो मत ले लेना, इनिशियल मार्जिन आपका कोई पैसा लॉस नहीं है, आप तो ये मार्जिन आपको वापस भी मिलेगा जब आपको कॉन्ट्रैक्ट को आप सेटल करोगे। आपका जो कॉस्ट है वो आपकी सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट है, दिस इज नॉट कॉस्ट। यू विल गेट this amount after your contract is settled।
तो आपका जब कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो जाएगा आपको ये वाला अमाउंट इनिशियल मार्जिन तो मिल जाएगा आपको, जो बेसिकली कि आपका फंड ब्लॉक हो गया, आपने जब मार्जिन में उसमें पैसा डाला तो आपके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट लग गई, तो आपको 9843.75 का इंटरेस्ट कॉस्ट लग गया। तो एक तो मेरा ये कॉस्ट हो गया, ठीक है। अब आप देखो एज ऑन डेट, एक मेरा ये कॉस्ट हुआ, दूसरा कॉस्ट मेरा कितना हुआ, अगर मैं देखूं मेरे पास जो करेंसी में मुझे यहाँ पे सेल मैंने करा था कितना 0.16134 में मैंने सेल करा, बाय मैंने करा 0.016018 में मैंने बाय करा, तो मुझे गेन आ गया 0.000016 का मुझे गेन आ गया। अब ये गेन आया, ये डॉलर्स के अंदर है, और कितने मुझे लॉट्स मैंने बाय करे थे, 25 लॉट्स मैंने बाय करे थे। एक लॉट्स का वैल्यू कितना है 2,48,00,000, कितना था 48 लाख 16,975 कितना आता है ये 2,48,16,975 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 0.000016, ये आपका आता है 9926.79 डॉलर्स। ये आपकी आती है गेन ऑन फ्यूचर्स। ये आपका आता है एज ऑन 1 अप्रैल, ठीक है। अब इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा किसके अंदर, आईएनआर के अंदर कन्वर्ट करना है। आईएनआर के अंदर कन्वर्ट करना है तो मुझे 1 अप्रैल का स्पॉट रेट ले लेता हूँ मैं, 9926.79 डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट कितना है मेरा, स्पॉट रेट आपका 0.016136 0.016136 डिवाइड कर दो, 0.016136, ये आपका था 6,15,195। तो आपका ये बेसिकली क्या हो गया, आपका गेन हो गया। तो अगेन मैं अगर देखूं क्वेश्चन में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, फॉर फ्यूचर्स के अंदर मुझे गेन हुआ, और कितना गेन हुआ मुझे 6,15,195 का गेन हुआ। इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन इनिशियल मार्जिन ये गेन हुआ। रुपीस कितना आपका इंटरेस्ट कॉस्ट था 9843.75 9843.75 का आपका लॉस हो गया इंटरेस्ट का। और आपको जो रुपीस मिलने वाले हैं, रुपीस कितने मिलने वाले हैं आपको, रुपीस इनफ्लो कितने मिलने वाले हैं आपको, $1 करोड़। और आपको 1 अप्रैल पे आप जाओगे मार्केट में जो स्पॉट रेट चल रहा है आप उस पर जाके बाय कर लोगे, आप बाय करोगे आईएनआर और यूएस डॉलर को सेल कर दोगे कितने पे 0.016136 पे, 16136 पे। ये कितना आता है 0.016136 इंटू 61,97,32,275.656 करना ऐड कितना आता है, प्लस 6,15,195 माइनस 9843.75 62 करोड़ 3,37,626.906 यही आ रहा है क्या, 62 करोड़ 3,37,627 62 करोड़ 3,37,627 आंसर आ गया आपका सर। थोड़ा सा ट्रिकी था ये, इसमें कहने का क्या मतलब है कि जब भी फ्यूचर्स होंगे आपके, तो फ्यूचर्स के अंदर हमेशा आपको अगर कोई भी करेंसी बाय करनी है, फॉरेन करेंसी अगर आपको बाय करनी है या फिर सेल करनी है, तो वो आप एज ऑन स्पॉट डेट कब, जब आपको व्हेन रिक्वायर्ड, जैसे हमारे वाले केस में अप्रैल में हमें रिक्वायर्ड था, व्हेन रिक्वायर्ड आप मार्केट में जाओगे एट स्पॉट रेट आप बाय या सेल कर लोगे। हमारे वाले केस में हमने डॉलर को सेल कर दिया और यूएस डॉलर को सेल करा और रुपीस को हमने बाय कर लिया। किस रेट पे बाय कर लिया, अप्रैल के स्पॉट रेट पे। और क्या होगा, आपको होगा इसमें फॉरेन करेंसी जो आपका फ्यूचर्स का आपको गेन लॉस वो आपको एड लेस करना है। और अगर आपने फ्यूचर्स के अंदर अगर आपका इनिशियल मार्जिन पे अगर कोई इंटरेस्ट कॉस्ट है तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट आपका वो लेस हो जाएगा, तो गेन ऐड हो जाएगा, लॉस माइनस हो जाएगा।
और ये तो ऑब्वियसली आपको प्लस होना है, फॉरेन करेंसी आपको मिलनी है। इस तरीके से आपका जो है आपका नेट इनफ्लो आएगा, ऑब्लिक आउटफ्लो। तो ये हम देख लेते हैं इसका आंसर, आपको मैं दिखा देता हूँ 25 का। पहला वाला तो बहुत सिंपल था, अगर मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया तो 1 करोड़ को मैंने डिवाइड करा है फॉरवर्ड रेट से, जो आपका कितना था, ये रहा 0.016129। और ये वाला पार्ट आपका सिंपल था, अगर हेज नहीं करा है तो हमने स्पॉट रेट से करा था 0.016136 से, जो आपका एज ऑन अप्रैल चल रहा है। और सेकेंड वाला पार्ट फ्यूचर्स, फ्यूचर्स के अंदर मैंने देखो सबसे पहले मुझे कितने आपके रुपीज़ रिक्वायर्ड हैं, और मैंने आपके लॉट्स मेरे 25 निकाले हैं। मैंने कैसे करा, 1 करोड़ डिवाइड बाय 0.016118, कितना 3 मंथ्स का आपका फ्यूचर का रेट चल रहा है, टोटल आईएनआर में वैल्यू निकाला, एक कॉन्ट्रैक्ट साइज से डिवाइड करा तो टोटल लॉट्स आ गए। जब लॉट्स आ गए तो हमने मार्जिन देखा, 3 मंथ्स का 22,500 चल रहा है, 5,62,500 हमारे पास टोटल अमाउंट आया मार्जिन का। उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट निकाल लिया, इंटरेस्ट कॉस्ट कहाँ पे गया, ये रहा 7% 3/12 आपका 9844 का आपका इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया। और मैंने आपको बताया कि एज ऑन डेट फ्यूचर्स के अंदर हम क्या करते हैं, स्पॉट रेट पे हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को बाय या सेल कर लेते हैं। हमें यहाँ पे यूएस डॉलर चाहिए थे, यूएस डॉलर हमने बेचना था तो रुपीज़ हमें चाहिए था, तो रुपीज़ हमारे पास इतना आ गया 61 करोड़ 97,32,276। और गेन ऑन लॉस हमें देखना था, हमने क्या करा, हमने सेल करा 0.016134 पे, बाय करा 0.016118 पे, 25 आपके लॉट थे, एक कॉन्ट्रैक्ट साइज इतना था। फिर हमने क्या करा, वो हमारे पास टोटल डॉलर्स के अंदर वैल्यू आ गई। आईएनआर के अंदर करने के लिए हमने स्पॉट रेट ले लिया एज ऑन अप्रैल, बस इस वजह से आपका 6,15,195 का आपके पास ये गेन आ गया। ये आपके पास रिसिप्ट आ गई, ये आपके पास लॉस आ गया। तो हमने क्या करा, 6 करोड़ 61 करोड़ 97,32,276 प्लस 6,15,195 माइनस 9844, तो आपका आ गया 62 करोड़ 3,37,627। तो आपका द मोस्ट एडवांटेजियस ऑप्शन हैज़ टू बी हेज विथ फ्यूचर्स। तो फ्यूचर्स के अंदर आपका जो है बेसिकली ज़्यादा आपको पैसे मिल रहे हैं रुपीज़ के अंदर, तो आप क्या करोगे, फ्यूचर्स के साथ जाओगे। तो आई होप गाइस आप सबको वीडियोस हमारी अच्छी लग रही होंगी। बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियोस बनाई हैं, हाई क्वालिटी वीडियोस बनाई हैं। आप अपनी स्टडीज़ करते रहिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट नोट्स को रिवाइज करते रहिए, एंड डू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द वीडियोस एंड शेयर ऑल दीज वीडियोस विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। बाय बाय।